आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब किसी वजीर आजम ने लाल किले से अपने खिताब में मुल्क की बढ़ती आबादी का जिक्र किया। उन्होंने इसके विस्फोट से होने वाली मुश्किलात का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने छोटा कुनबा और फैमिली प्लानिंग अपनाने की अपील करते हुए इसे देशभक्ति यानी हुब्बुल वतनी से भी जोड़ दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इस्तकबाल है और ऐसा करना एक तरह से हुब्बुल वतनी है। जाहिर है पीएम का इशारा मुल्क में बेहिसाब तरीके से बढ़ रही आबादी और उसकी वजह से मुस्तकबिल में यानी भविष्य में पैदा होने वाली परेशानियों की तरफ था। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की आबादी में हर रोज होने वाला इजाफा मुस्तकबिल के लिए फिक्र का बायस है, लेकिन इस पर कभी किसी ने ठोस काम नहीं किया। बढ़ती आबादी के खिलाफ मुहिम तो इंदिरा गांधी ने भी चलाई थी, हम दो हमारे दो जैसे नारे भी गढ़ गए, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इस मुहिम के रूहे रवां मिसेस गांधी के बेटे संजय गांधी के हुक्म पर सरकारी सिस्टम ने जो तौर तरीके अपनाए वो भी तारीख के पन्नों में नसबंदी अभियान के तौर पर दर्ज है। तब से अब तक मरकज की किसी भी हुकूमत ने आबादी की रफ्तार को रोकने की कोई मुस्बत पहल नहीं की। बाकायदा इसका डिपार्टमेंट है, सब है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर वो बेहतर काम करता तो आबादी इतनी बढ़ क्यों रही है? तो क्या यह माना जाए कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार इस सिमत में कुछ करने जा रही है, कुछ ठोस करने जा रही है? इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लाल किले की फसील से वजीर आजम ने बात कही। मेरे 5 सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या ये बढ़ती आबादी पर पीएम की एक और सर्जिकल स्ट्राइक है जिस तरह से काम करने के लिए वो जाने जाते हैं? दूसरा सवाल, क्या फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में कुछ ठोस होने वाला है? क्या सरकार कानून लाने जा रही है? इस पर भी हम बात करेंगे। मेरा आज का तीसरा सवाल है, जब भी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है तो मजहबी तबका क्यों करने लगता है इसकी मुखालफत? इस पर भी बात करेंगे। कुछ ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं, कुछ बयानात भी आए, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। चौथा सवाल, बढ़ती आबादी के क्या हैं नुकसानात और इसे कैसे रोका जाए? इस पर भी बात होनी चाहिए। और 5वां सवाल, क्या इस संजीदा मामले में बयानबाजी से बचकर गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है? इस पर भी बात करने की जरूरत है। तो कल 73वीं सालगिरह हमने यौम आज़ादी की मनाई और लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो बात रखी उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या कुछ उन्होंने कहा था, उसके बाद किस तरह का रद्देमल आया है, क्या बयानात आए हैं, क्या कुछ कहा था, वो जरा देख लीजिए इस रिपोर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा था। अंग्रेजों से आजादी मिलने की बात तो गुजरे जमाने की हो गई, लेकिन आज हमारा मुल्क बढ़ती आबादी से पैदा होने वाली परेशानियों का गुलाम बन गया है। ये परेशानी इतनी बड़ी हो चुकी है कि पीएम नरेंद्र मोदी की फिक्र यूं ही नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की आबादी 133 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यूएन के मुताबिक अगले 6 सालों में हिंदुस्तान की आबादी चीन से आगे निकल जाएगी और अगले 10 सालों में चीन की आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी, जबकि हिंदुस्तान की आबादी साल 2061 तक लगातार बढ़ेगी और तब तक हिंदुस्तान की आबादी 168 करोड़ हो जाएगी। 1950 में हिंदुस्तान की आबादी 37 करोड़ थी और अगले 50 सालों में यानी 2000 में आबादी 100 करोड़ को पार कर गई और इसके बाद सिर्फ 19 सालों में हिंदुस्तान की आबादी में 35 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से जिस छोटे परिवार सुखी परिवार की बात की है उसे मुल्क के मुसलमान भी सही बता रहे हैं। मुस्लिम रहनुमा भी मानते हैं कि आबादी कंट्रोल को लेकर पीएम मोदी की किसी भी पहल का वो इस्तकबाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज यौम आज़ादी के मौके पर जो पॉपुलेशन वाली बात कही है वो बहुत कीमती और बहुत अहम बात है और हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे मुल्क में एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंशाअल्लाह पॉपुलेशन पर रोक लगाया जा सकेगा। जन नियंत्रण कानून अगर भारत में लाया जाता है तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा अशिक्षित तबका जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने पेट पालने की व्यवस्था करता है और सिर्फ बच्चे पैदा करता है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
इस तरह का कानून बनाया जाना बहुत जरूरी है। उनका ये फैसला, इनका ये बयान वाकई काबिल तारीफ है और उनकी फ़िक्र की दाद हम लोग देते हैं, पर इसमें कानून ज़रूर बनना चाहिए। कानून ऐसा बनना चाहिए ना ही किसी के धर्म को ठेस पहुंचाता हो और ना ही हिंदुस्तान की तरक्की में रुकावट पैदा करता हो। इस बात का हमें पूरा ख्याल रखते हुए कठोर कानून बनाने की जरूरत है। आज से करीब 50 साल पहले साल 1960 में वियतनाम पहला मुल्क था जहां सबसे पहले 2 बच्चा पॉलिसी कानून में आई। इसके बाद साल 1970 में हांगकांग में ये कानून नाफिज किया गया, लेकिन तब इसे जरूरी नहीं बनाया गया। लेकिन साल 2016 में चीन ने 2 बच्चा कानून नाफिज किया, जबकि इससे पहले चीन में 1 बच्चा पॉलिसी नाफिज थी। आबादी तो ऐसा हो भी सकता है, ये मोदी दौर है, यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है और वो तमाम चीजें जो अब तक सिर्फ कहने की बातें होती थी, यहाँ करने की बात होती है। वैसे रद्द-ए-अमल आने भी शुरू हो गए और आने भी चाहिए, सियासत भी होगी। 15 अगस्त को जिस तरह की बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में रखी है और जिस प्रॉब्लम का जिक्र किया है, उसका वक्त रहते हल निकलना जरूरी है। हालांकि AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पीएम की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार को पता ही नहीं है कि बढ़ती आबादी का फायदा कैसे उठाया जाए। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी अभी यूथ है, लेकिन इसका फायदा 2040 तक ही मिलने वाला है। हुकूमत नौजवानों की आबादी का फायदा उठाने की बजाय ऐसे आइडिया लेकर आ रही है जिससे वो अपनी जिम्मेदारी से बच सके। ओवैसी ने वजीर आजम मोदी के बयान को जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाला बताते हुए ट्वीट किया है। इस वक्त उनका ट्वीट में बता देता हूं आपको, इस वक्त हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी यूथ है। इस आबादी के पास अभी पैदावार की सलाहियत है, लेकिन यह फायदा 2040 तक ही मिलने वाला है। पीएम दफ्तर को पता ही नहीं है कि इस फायदे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए वो राज करने के ऐसे ख्याल के साथ सामने आ रहे हैं जो खारिज किया जा चुका है और दूसरों की जिंदगी में दखल देता है। इन ख्यालात के साथ वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है और जब ये ट्वीट आया तो इसका जवाब भी मिलना लाजमी था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सरपरस्त में चलने वाली तंजीम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके कौमी तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी ने पीएम के आबादी वाले बयान का इस्तकबाल किया है। देखिए, इस तरह के बयान उन्होंने सिर्फ अपने भाषण में एक बात को रखा है, तो इसका मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान में हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जनसंख्या का विस्फोट है। जनसंख्या जिस कदर से बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुपोषण सबसे ज़्यादा है, हमारे यहाँ भुखमरी सबसे ज़्यादा है। क्या कारण है? कारण जनसंख्या है। तो उन्होंने एक पढ़े लिखे तबके को ये एड्रेस करते हुए ख़ास करके मेंशन किया है कि ये भी एक राष्ट्रभक्ति होगी। अगर आप अपनी जनसंख्या को कम करते हैं, 2 बच्चे अगर आपके होते हैं, तो आपका अपना भी सिस्टम बहुत शानदार तरीके से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करेंगे। तो इस कदम का वज़ीर आज़म का स्वागत होना चाहिए। उस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा आज पैनल है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। मैंने अपने साथ डॉक्टर प्रिया उपाध्याय को जोड़ा है, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, गायनिक हैं, और उनसे मैं बहुत सारी बातें जानने समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो देखती हैं किस तरह के पेशेंट उनके पास आते हैं और इससे कितने नुकसानात हैं परिवार में भी, महिलाओं को भी, और एक पूरा परिवार क्या कम बच्चों से या ज़्यादा बच्चों से फ़ायदा या नुकसान है, ये मैं तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करूँगा। और मैंने अपने साथ जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान, मरकजी हुकूमत में उच्च शिक्षा समिति जो HRD मिनिस्ट्री की है उसके सदस्य सैयद यासिर जिलानी साहब को, जिनकी अभी आपने बात सुनी और उन्होंने इसका स्वागत किया। मेरे साथ इस वक्त रत्नेश द्विवेदी जी हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। रत्नेश जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। हमने अपने साथ डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव को भी जोड़ा है, जो कि सीनियर सहाफी हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। और अब्दुल मोइद अजहरी साहब भी मेरे साथ फोन लाइन पर होंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रिया के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर प्रिया, मैं इस सियासी बातें तो मैं करूंगा ही, बहुत खास लोग हैं मेरे साथ, लेकिन मैं आपके साथ उस जमीनी सच्चाई को सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं जो परिवारों को भुगतनी पड़ती है, ज्यादा बड़ा परिवार होने की वजह से, ज्यादा बच्चे होने की वजह से, और किस तरह की दिक्कतें लोगों को आती हैं, खवातीन को आती हैं, और कैसे लोग आपके पास आते हैं। आप तो लोगों से रोज ही इस मामले में निपटती हैं। जी बिल्कुल, 2 तरह की महिलाएं हैं, जिनके कम बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं। अगर हम इनकी जीवन का डिफरेंस देखना चाहें तो हम थोड़ा सा कैटेगराइज अगर इसको करते हैं, एक शारीरिक हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक और आर्थिक इनकी स्थिति। तो
इन तीनों कैटेगरीज के अंडर हम बाकी निम्न वर्ग में क्या असर पड़ता है, मध्य वर्ग में क्या है और उच्च वर्ग में इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले निम्न वर्ग में अगर देखें हम तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज्यादा उन्हीं महिलाओं को उसको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास न्यूट्रिशन की कमी है, खाना पीना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद ये है कि जब प्रेगनेंसीज होंगी और खासकर मल्टीपल प्रेगनेंसीज में बॉडी की न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम, आयरन, सब फोलेट, ये इस तरह की जो डिमांड्स है वो बढ़ जाती हैं और वो अपना पूरा उसको नहीं कर पाती हैं अपने न्यूट्रिशन से। ज्यादा बड़ा परिवार होगा, अपने बच्चों की सोचेंगी, शौहर की सोचेंगी, अपने लिए नहीं सोचेंगी। तो इसका डायरेक्ट असर जो है वो आपका इनके स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है। साथ में मानसिक स्वास्थ्य को देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन महिलाओं के साथ उत्पीड़न है। खासकर मेल फिटस के लिए, एक लड़का पैदा करने के लिए भी जब तक लड़का नहीं पैदा होता है ये प्रेगनेंसीज करती रहती हैं और इनके पास एक्सेस नहीं है। कुछ महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज होती है। ये हम निम्न वर्ग की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि यूट्राइन प्रोलैप्स जैसी परेशानी, ये सब इनके फिजिकल हेल्थ के लिए उनको नुकसान करती है। मेंटल हेल्थ में देखा जाए तो बच्चों को टाइम नहीं दे सकती हैं, शिक्षा नहीं दे सकती हैं, उनका खाना भी पर्याप्त नहीं हो पाता है कुछ घरों में। तो एक वक्त या दो, ये बड़ी सच्चाई आपने बताई। और जिस बात का वजीर आजम ने जिक्र किया, प्रधानमंत्री सीधे लाल किले से इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, बाकायदा इसके लिए डिपार्टमेंट है और काम हो रहा है, ऐसा दिखाया जाता है। लगातार विज्ञापन होते हैं, तशहीर होती है। प्रिया जी, आप तो खुद जमीन पर लोगों के बीच काम कर रही हैं, कितना असर है फैमिली प्लानिंग का, उसकी मुहिम का, जो कि बरसों से चल रही है इस देश में? वही मैंने आपको बोला कि कुछ महिलाओं को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग जैसी चीज है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुछ महंगे हैं, कुछ एक्सेसिबल नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है इस वर्ग में तो बिल्कुल भी। तो उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने फैसलों को लेकर कि बच्चा कब पैदा करना है, नहीं करना है, कितने करने हैं। तो इस तरह महिलाओं का तो इसमें कोई उनकी सुनी ही नहीं जाती है। और दूसरा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की तो हम बात ही क्या करें इस तरह के परिवारों को लेकर। उनका कोई 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, स्कूल की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई तो दूर की बात है। बाल मजदूरी भी इससे बढ़ती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा देंगे परिवार पालने के लिए। पॉवर्टी बढ़ेगी, इलिटरेसी बढ़ेगी। तो इस वर्ग में तो बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो यही वर्ग सबसे ज्यादा मुतासिर है, प्रभावित है, या फिर थोड़ा मिडिल क्लास या उससे भी जो उच्च वर्ग है वहां पे भी ये समस्या है? अब मैं मध्यम वर्गीय परिवारों की हर लेवल पर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच है। जी, अब मैं अगर मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करूं तो इसमें भी फीमेल्स बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी महिलाएं वर्किंग हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके ऊपर काम का प्रेशर इतना है, उनको रिसोर्सेज पूरे करने के लिए काम करना है। तो बच्चों की एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं देना मगर नहीं दे सकते क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं। एक बच्चा होगा तो आप उसकी स्कूलिंग अच्छी कर सकते हैं, उसको और जो एक्टिविटीज आप करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। 2 बच्चों में वो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और उसके ऊपर तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इस तरह की महिलाओं में फिजिकल हेल्थ भी कहीं ना कहीं सफर करती है। रिसोर्सेज की कमी से ज्यादा इनको अपने लिए वक्त नहीं है, क्योंकि दिन भर काम करेंगे, घर की जरूरतें पूरी करेंगी, बच्चों की जरूरतें पूरी करेंगी, तो ये लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हैं इस वर्ग की महिलाएं। तो ये तो फिजिकल हेल्थ की बात हो गई। मेंटल हेल्थ में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, पीपीडी। इस वर्ग की महिलाएं भी इससे सफर करती हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा नजरअंदाज भी करती हैं इस चीज को, क्योंकि अपने लिए वक्त नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अपना उनको उसको लेवल पे करने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। मेंटल ट्रॉमा तो है ही है, इन चीजों को लेकर दिन रात खींचातानी चल रही है, सपनों को पूरा करने में और जरूरतों को पूरा करने में। तो ये दिक्कत तो है। इस पर मैं आपसे और बात करने आ रहा हूँ। सैयद यासिर जिलानी, अब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आपने भी स्वागत किया, आपकी तंजीम ने भी इसका इस्तकबाल किया है। अब ये बताइए कि क्या ये वजीर आजम की जो स्पीच थी सिर्फ बेदारी यानी जागरूकता के लिए मात्र थी, या फिर कुछ ठोस होने वाला है, जैसा कि हम मोदी दौर में देखते हैं, ट्रिपल तलाक की बात रही हो, 370 हटने की बात रही हो। क्या इस सिमत में कोई कानून बनने जा रहा है, कोई सख्त कानून, ठोस कानून बनने जा रहा है? ऐसा है या होगा? देखिए, वजीर आजम साहब ने जब राष्ट्र को 15 अगस्त के दिन संबोधित कर रहे थे,
और उनका भाषण चल रहा तो बहुत सारी बातें कही। उन्होंने उसी एक बहुत सारी बातों में एक बात जनसंख्या से रिलेटेड थी। उन्होंने एक तरीके से चिताया है, एक तरीके से नसीहत दी है। देखिए, कोई भी चीज़ अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि जो ऑफिशियल अभी तक किसी तरह की कोई बात नहीं आई है कि क्या होने जा रहा है। जो वज़ीर आज़म साहब ने एक कहीं ना कहीं इस बात को समझा है, और ये एक बहुत दिनों से तमाम लोगों की, जो हमारे सामाजिक कारकुन हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज को बेहतर आप ही की पार्टी हैं। के राकेश, पार्टी में नहीं है आपके जो राकेश सिन्हा राज्यसभा के मेंबर, इन्होंने प्राइवेट बिल लाया था। और आरएसएस के तमाम लीडर, आपके तंजीम से जुड़े हुए लोग भी ये बोलते रहे हैं। गिरिराज सिंह साहब को भी हम लोग सुनते रहे हैं, और भी हिंदूवादी नेताओं को हम सुनते रहे, साध्वी प्राची और ये तो, हालांकि उनके बोल अलग अलग होते हैं, लेकिन आरएसएस के लीडर हमेशा कहते रहे हैं कि इस दिशा में संजीदगी से काम होना चाहिए। तो क्या वजीर आजम की स्पीच में कहीं ना कहीं उन तमाम बातों का इमरान साहब, देखिए, जब वजीर आजम साहब बोलते हैं तो उसके बाद कौन क्या बोल रहे हैं उस पर चर्चा करना मुझे लगता नहीं है कि हम लोग उन पे अपना वक्त ज़ाया करें। हम क्योंकि एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान और बड़े सगीर के जितने मुल्क आपको देखते हैं जी सलाम को, उसमें एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। और वजीर आजम साहब ने एक बहुत ही संजीदगी वाली मुद्दे को उठाया है। देखिए, इस वक्त क्या हालत है हिंदुस्तान की, अगर आप देखें, अभी हमारी को पैनलिस्ट मैडम ने बहुत शानदार तरीके से जो हेल्थ से रिलेटेड जो महिलाओं के अंदर कमी है उसको आपके सामने बयान करा उन्होंने। अब आप बताइए, मैं आपको हिंदुस्तान के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास संसाधन कितने सीमित हैं। पानी की कमी है जी, जमीन खत्म हो रही है, जंगल को काट के हम कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। तो आखिर ये जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जो हमने सामने हमारे दिख रही है, अगर इसको रोका नहीं गया तो हम कहाँ हमारे बच्चे रहेंगे? आने वाले जो हमारे कल के मुस्तकबिल हैं उनके लिए हम क्या देंगे? मैं जो बार बार बात कहता हूँ, इससे पहले भी हम लोगों ने, मुझे लगता है कि 2-3 बार डिबेट करी है। मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले देखिए, ये तो आप कह रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे बयान भी हैं जो कि कल से आ रहे हैं कि पूरी कायनात अल्लाह की है, जिसको आना है वो तो आकर रहेगा। फिर दूसरे साधु साध्वी भी हैं, दूसरे वर्ग की मैं दोनों पे देखिए कि 10-10 बच्चे पैदा करो, दोनों पे देखिए, तो दोनों तरफ से इस तरह की बातें आती रहती है। जब मुल्क आपका विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो, और जब भारत का वजीर आजम इतना मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो, इतना मजबूत इरादे वाला हो कि जो वो कहता है वो करता है, जो उन्होंने कहा है वो किया है, जो भाषण उन्होंने अपने चुनाव के रैलियों में दिया, हमें और आपको तो याद है, हमने कितनी सारी डिबेट करी है, उन सारे वादों को उन्होंने पूरा किया। ये तो एक उनका एक खदशा है जो उन्होंने एक अपनी तरफ से इजहार किया है, लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि आप अब भी संभल जाएं। और उनके मैसेज देने का जो पूरा का पूरा एक किसी भी वर्ग विशेष को उन्होंने नहीं कहा, 1.25 अरब की जो जनमानस है, जो हम आधार के अकॉर्डिंग अपनी जनसंख्या को इंगित करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आज मैंने 2-3 चैनल, इससे पहले भी मैं था वहां पे, 137 के आसपास का दिखा रहे हैं वो इस वक्त की जनसंख्या, और हर मिनट जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हम 1.25 अरब का एक जो पूरा हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखिए, हमारे पास अभी जो सबसे सुखद चीजें देखने को मिली हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके जो बयान अभी आए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपके पास 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्यों मैंने अपने बयान में पहले कहा, कुपोषण के शिकार उन मोहल्ले में आप जाके देखिए जहां पे एक फैमिली के अंदर 10-12 या 7-8, 5, अब तो उतने बच्चे नहीं हैं, 6-7 बच्चे हैं इस वक्त जो मेरे पास आंकड़े, वो ना तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना उन्हें अच्छा एक माहौल मिल पाता है, ना अच्छी तरीके से उनकी तरबियत हो पाती है, क्योंकि उनके पास एक वक्त ही नहीं मिलता है उन बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप ध्यान दें। तो हमें चाहिए कि इस वक्त देखिए, ये लोग राजनीति करेंगे, चाहे वो ओवैसी साहब का बयान हो, चाहे वो किसी साधु महात्मा का बयान हो, उनको राजनीति इस वक्त किसी भी मुद्दे पे करनी है, क्योंकि मोदी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो एक अपने आप को इस तरीके से शो कर रखा है उन्होंने कि जो आपसे जनमानस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको वो पूरा करेंगे, आपके ख्वाब को पूरा करेंगे। कब ख्वाब पूरा होगा? जब चीजें बहुत अच्छे तरीके से आगे को बढ़ेंगी। अब आप देखिए कि अगर जनसंख्या हमारे पास
बहुत ज्यादा तादाद में। कैसे कोई चीज बढ़ जाएगी? हम चंद्रयान पे जा चुके हैं। ठीक है, हम चंद्रयान, आप सब बहुत देखिए, अच्छी बात कर रहे हैं जी। जैसे, लेकिन आप ही की तंजीम पर यह आरोप लगता है, जो आपकी सरपरस्त तंजीम है, जी। कि जब भी जनसंख्या कंट्रोल की बात होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण करना चाहती है। नहीं, देखिए, आप देखिए, एक मुझे कोई बयान बता दीजिए जो हमारे सरसंचालक साहब का आया हो, या उनके नीचे 10-12 लोगों की एक बहुत बड़ी जो बड़े ओहदेकार हैं उनका आया हो, या हमारे भारत के जो वजीर आजम है उन्होंने किसी तरह का बयान दिया हो। अब देखिए, नीचे के लोग अपने फॉलोअर्स के बीच में क्या कहते हैं, अगर हम उन पे चर्चा करेंगे या उन पे हम किसी तरह की टीका टिप्पणी करेंगे, तो जो हमारा मकसद है, हमारा मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, वजीर आजम साहब ने क्यों कहा है? उन्होंने आपके इसीलिए तो कहा है कि हम जो अंतिम छोर पे भी बंदा खड़ा है उस तक पहुंच के अपनी बात को रखें, और उसे अगर समझ में आ जाएगी, मतलब इसमें संजीदगी की जरूरत है। 10 सेकंड लूंगा। देखिए, इस पर बातों की संजीदगी हमारे की यहाँ, जरूरत देखिए, हमारे यहाँ जो एक मुस्लिम धर्म के अंदर थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है, जो आप भी जानते हैं। जहां हमारे आज 1-2 धर्मगुरु का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। पहली बार उन्होंने सरकार को समर्थन दिया और कहा कि जैसे ही एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, वहां पे भी लोगों को समझ आएगी और ये जनसंख्या वृद्धि कम होगी। और उसका उदाहरण उन्होंने केरला से दिया। केरला में लिटरेसी रेट 100% है, और वहां आबादी बिल्कुल इस वक्त जो है वो अनुपात के अकॉर्डिंग है। तो हम जैसे जैसे एजुकेट अपने लोगों को करते जाएंगे समाज के अंदर, और ये समाज के तमाम लोगों की आज जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम इस जनसंख्या विस्फोट पे रोक लगाने के लिए हर काम ठीक है। डॉक्टर संदीप, देखिए, ये समस्या जो है इसको बहुत अलग अलग पहलू पर भी समझना पड़ेगा। अब ये जो है रीजनल इनबैलेंस की भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जो यासिर जिलानी साहब भी जिक्र करें। जो नॉर्दर्न इंडिया है और साउथ इंडिया है, वहां पर ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो ठीक है, कंट्रोल में है, यानी 2 बच्चे 1-2 इधर। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में आप मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह में चले जाएं तो वहां हालात आपको पता है क्या है। तो ये जो गड़बड़ी पैदा हो रही है, ये भी बड़ी खतरनाक है। फिर ये पलायन होता है इधर से उधर, और दूसरी जगह फिर समस्या खड़ी होती है। मतलब बहुत सारी चीजें से, हालांकि पलायन, कोई किसी भी राज्य में जाए उसको आजादी है, लेकिन मजबूरी में जाए, बेबसी में जाए, तो वो दूसरों के लिए भी दिक्कत पैदा करता है। जी हाँ, ये बड़ी समस्या है। और इस पे जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कल कही है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से, आपको अगर इस पे आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो जिस तरीके से हमारे देश की आबादी प्रति मिनट 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और चीन ने जिसको कंट्रोल कर लिया वहाँ 11 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर अशिक्षा उसमें सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास शिक्षा के जो प्रोविजंस हैं, जिस तरीके से हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, जैसा मैडम कह रही थी कि हमारे पास जानकारी ही नहीं है कि हमारे पास परिवार नियोजन जैसी कार्यक्रम भी है इस देश में। तो उस तक जब तक शिक्षक, अगर मुझे एज अ एजुकेटर आपने यहाँ पे इनवाइट किया, तो मुझे लगता है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमको समाज के प्रति व्यक्ति और प्रति नागरिक को ये बताना अनिवार्य है कि जनसंख्या के विस्फोट के कारण उसका भविष्य, वर्तमान और अतीत बर्बाद हो ही चुका है, जो भविष्य है वो भी बर्बादी की ओर जा रहा है। तो अगर समय रहते, क्योंकि आपने देखा, चाहे वो भारत की विशेष स्थिति की बात हो या विश्व भर में भारत की आबादी की बात हो, जैसा आपके रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ वर्षों बाद इसकी आबादी जो है वो चीन को भी पीछे कर देगी। और डाटा जो कह रहा है कि 2024 तक कर देगी। 1 करोड़ 24 लाख करोड़ 1 अरब 24 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, और जितने, जैसे आपने कहा कि इस राज्य के या अन्य देशों के जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, नेपाल से जो लोग आ रहे हैं, या अन्य रोहिंग्या मुसलमानों की जो बात की जा रही है, उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो हम 134 के आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, और प्रधानमंत्री जी की ये बात बहुत ही विश्वसनीय लग रही है कि अगर आने वाले समय में सरकार, चूंकि 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो ये कानून एक समिति बना के वेंकटचलैया के नेतृत्व में की गई थी, लेकिन उस कानून को, चूंकि 2004 में ये सरकार चली जाती है अटल जी की, उसके बाद इस पे कोई ठीक है कानून नहीं। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने लेवल पर किया है, जैसे कि पंचायतों में हम आपको तभी देंगे जब बच्चे आपके कम हो, नौकरियों को लेकर भी किया, लेकिन वो छुटपुट है, अपनी व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कभी पहल हुई नहीं। और दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में हर मिनट में अभी भी 30 से 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और ये आंकड़ा चीन से भी 3 गुना ज्यादा है। वहां पर 11 बच्चे पैदा हो रहे हैं हर मिनट में, और हमारे यहाँ 30 से 33। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इस पर और मैं मजीद बात करूंगा। मैं रत्नेश जी को भी अपने साथ जोड़ूंगा, अब्दुल मोइज साहब भी मेरे साथ फोन लाइन पर जोड़ने जा रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर होंगे।